जनरल गाइडलाइन आप ये हमेशा दिमाग में रखें, जब भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप डायरेक्टली अपना माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज उसको ऑफ करके रखिए, ठीक है। इन केस आपको कोई डाउट लगता है तब उसे अनम्यूट करो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम पे ऑलवेज उसे ऑफ करके रखना, चाहे माइक को चाहे वीडियो, ठीक ठीक है। आई होप ऑलरेडी काफी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। क्लास का टाइम स्ट्रिक्टली 5:30 रहेगा, 5:30 से पहले आप ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स जो और ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, ठीक है। दोनों के लिए ही बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। एंड ये हम कंफर्मली बोल सकते हैं कि ये एक बेसिक सब्जेक्ट एक फाउंडेशन की तरह है आपके आने वाले जो एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स होते हैं। मैकेनिकल की बात करो तो हाइड्रोलिक मशीन आप पढ़ते हो, एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर आप पढ़ते हो वहां पे। सिविल में बेसिकली इरिगेशन और ओपन चैनल फ्लो वहां पे आपका डिस्कशन होता है। तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और इस बेसिक सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम कंसीडर कर लो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स है, बट उससे पहले ना आई थिंक शायद कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए, तो एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं क्या एग्जाम है हमारे पास जिनको हमें फोकस करना है और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए उन एग्जाम के लिए, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आएंगे, अभी डिस्कस करते हैं और बट उससे पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम्स के लिए कि कौन कौन से एग्जाम को हमें फोकस करना है। और फोकस एग्जाम को करना इस तरीके से क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम का अपना अलग अप्रोच है, उसमें अलग लेवल ऑफ हार्डवर्क की जरूरत है और अलग मेंटालिटी की जरूरत है। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि आप किसके लिए जा रहे हो, किस एग्जाम के लिए जा रहे हो, क्या उसमें बेसिकली चीजें पूछे जाने वाली, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेटेजी बनाना होता है टोटली, ठीक है। तो सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में, एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें सिंपली हमारे पास जो एग्जामिनेशन है जो हम देंगे, कौन कौन से एग्जाम हम दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर बात करो तो गेट एक वन ऑफ द एग्जाम है जो आपके पास है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, ईएसी बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल पे जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी। एंड थर्ड लास्ट वन पीएसयूज, कुछ पीएसयूज अपना सेपरेट एग्जाम भी करा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ पीएसयूज अपना सेपरेट एग्जाम भी करा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो या पीएसयूज हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्स है जिनको हम फोकस कर सकते हैं। अच्छा, सबका अप्रोच, सबके लिए आपको अप्रोच डिफरेंट रखनी है, ठीक है। प्रिपरेशन एक ही है बट एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ गेट की, आपको माइंड में गेट का नाम सुनते आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे मोस्टली न्यूमेरिकल मिलने वाले, मोस्टली न्यूमेरिकल मिलने वाले। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर होता है ऑलमोस्ट 70 to 80%, 75 to 80 बोल सकता हूं मैं कि न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल जनरली हमें शायद माइंड में फेयर रहता है कि न्यूमेरिकल कैसे टैकल करे, न्यूमेरिकल्स कई बार होते नहीं, फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी आपको फॉर्मूला पता है किसी पर्टिकुलर चीज का फिर भी आपका आंसर गलत आता है। तो इसका मतलब है कि जस्ट आपने चीजें सीखी हैं, समझा है बस, उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बिकॉज देखो न्यूमेरिकल करने के लिए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है एंड कंसेप्ट के बाद उसमें न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप गेट में न्यूमेरिकल कर पाओगे। ये बात आज आप ध्यान से सुन लेना, सिर्फ नोट्स पढ़ के काम नहीं चलने वाला, आपको क्या करना है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है। कंसेप्ट एक बार आपने समझ लिया,
देन आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही कंसेप्ट का क्लैरिटी मिलता है। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, जितने स्टूडेंट प्रिपेयर करे सबको फॉर्मूलाज पता है, बट सबको पता है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उस फॉर्मूले से भी फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर निकालते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे प्रैक्टिस नहीं की है इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं गेट की बात करूं, गेट मोस्टली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर होता है। ठीक है, आप यहां पे देखोगे मोस्टली आपको क्या न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, मतलब अबाउट 80% या मोर देन 80% भी बोल सकता हूं, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सभी रहते हैं, बट मोस्टली न्यूमेरिकल है। 80% ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 80% आपका न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, या मान के चलो 20% आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल, जिनको मैं बोल सकता हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, 20%। ठीक है, तो 20% के आसपास है, बट मोस्टली 80% क्या है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे हैं, सिंपली उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उन कंसेप्ट को, एग्जीक्यूट, वो बहुत जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। देखो, एक जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, अंदर जो गट्स फीलिंग होती है कि हम एग्जाम क्लियर करने वालों, क्रैक करने वालों अच्छी रैंक से, वो तभी पॉसिबल है जब आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस करी है उस लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको आता है लेकिन गट फीलिंग, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सिंपली इसलिए लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अगर आप सफिशिएंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं एग्जाम दो देने जा रहा हूं, मैं इनफ प्रैक्टिस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सिंपली क्रैक भी नहीं, अच्छे स्कोर कर सकते हो। और लास्ट अगर मैं आपको बात बताऊं तो रिजल्ट, जो ऑनलाइन क्लासेस से जो हमारा रिजल्ट आया था वो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर डिपेंड कर रही है सारी चीजें। क्लास में जो असाइनमेंट्स या जो टेस्ट हैं आप साथ साथ सीरियसली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उस पर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद किसी का माइक है, अनम्यूट कर लो फटाफट। सूर्य प्रकाश, ठीक है, हाँ, कोई भी है जो भी ज्वाइन होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइक को अनम्यूट म्यूट करके रखना है। इन केस डाउट हो रहा है तब आप अनम्यूट कर सकते हो, अदरवाइज म्यूट करके रखो उस चीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेट का एग्जाम अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल 80% है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 20% है। ठीक है, तो अगर हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लो गेट में आप कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादा, तो ऑब्वियस ही बात आपको प्रैक्टिस करना है। और वो भी मोस्टली अब ज्यादा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्शंस ही नहीं गिवन है, डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट लिखनी है, वहां पे टाइप करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जहां पे आंसर आपको टाइप करना होता है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज नहीं होते न्यूमेरिकल में, मोस्टली वो एनईटी टाइप न्यूमेरिकल दे रहे हैं आजकल। तो आपको तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स का, तभी जाके कुछ बात बनेगी। सिंपली थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना प्रीवियस ईयर की, उतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो अभी हम आएंगे कि गेट में क्या हमें फोकस करना है, ये एक चीज है। अब आप आगे एक चीज देखोगे, ये इंजीनियरिंग सर्विस की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, यहां पे आपको ना न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा एंड प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बट आप यहां पे आप देखोगे न्यूमेरिकल आपका 40 to 50%। अब ये धीरे धीरे न्यूमेरिकल परसेंटेज ईएसी में भी इंक्रीज हो चुका है। हाँ, आज से 5-6 साल पहले की आप बात करोगे तब शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा रहता था, बट अब रिसेंट ट्रेंड आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स का, तो आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वही आपका 50 आप मान सकते हो 50% 50 to 60% के आसपास। ठीक है, मतलब इक्वल वेटेज है। अब पहले हुआ करता था, आज से 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहता था, बट इस बार से लास्ट 5 साल का ट्रेंड चल रहा है, 5 साल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो वेटेज है इक्वल है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल का भी और थ्योरेटिकल का इक्वल वेटेज। तो हमें वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है। हाँ ठीक है, गेट में उतना आपको बहुत डिटेल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं गेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं कंसेप्ट में डिस्कस किया होगा। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में थ्योरेटिकल इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, फिर बात अगर मैं स्टेट पीएससी एंड पीएसयूज की बात करूं ना, तो यहां आप देखोगे मोस्टली सेम वेटेज रहता है। जो ईएससी का है ना, ऑलमोस्ट
आपको वही देखने को मिलेगा पीएसयूज में भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं और पीएसयूज उसमें भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। या फिर अगर आप उनके प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहां मोर और लेस ये जो पेपर है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पेपर्स होते हैं, सिंपल बोल सकते हो इनके कंपैरिजन में, गेट एंड ईएसी के कंपैरिजन में, गेट एंड ईएसी के कंपैरिजन में काफी सिंपल है। हाँ, गेट को अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल वाइज काफी टफ है, काफी टफ किसके लिए, अगेन टफ बोल रहा हूं मैं, किसके लिए, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को ये देखा कि वो जस्ट आपने नोट्स बना लिए, नोट्स प्रिपेयर हो गया, आप बस उसी नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। वो काम बिल्कुल नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया ना तो नोट्स एक बार पढ़ लिए, दोबारा नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, अगर आप स्पेसिफिकली गेट फोकस्ड हो, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चले आना, जब आपसे कोई न्यूमेरिकल ना हो तब आपको थ्योरी देखनी है, ठीक है, वो बात। तो टफ उनके लिए है गेट जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते, जिनको हैबिट हो चुकी है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की, उनको क्या होता है, आदत हो चुकी है उनको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की, वो उनको क्या होता है, मजा आने लग जाता है। होता ये है कुछ जनरली स्टूडेंट्स को, मतलब वो उनके अंदर एक फेयर बैठ जाता है कि हाँ न्यूमेरिकल यार छोड़ो कौन करे, बट कुछ के अंदर ऐसा हो जाता है कि उनको तो और न्यूमेरिकल चाहिए सॉल्व करने के लिए, उनको बेसिकली मजा आ जाता है क्वेश्चंस करने में। जनरली दो तरीके स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक तो न्यूमेरिकल से करने का मन नहीं करता और किसी को करने का मन कर रहा है न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स मन करने का कर रहा है उनका, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाते उनकी एबिलिटी, ठीक है, जो उनका एप्टीट्यूड लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जितना अच्छे से करोगे ना तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इंप्रूव होता है, जो एप्टीट्यूड है वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो एप्टीट्यूड भी बहुत जरूरी है गेट में। गेट में सिंपली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है। तो एप्टीट्यूड आपको बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पेज पढ़ा उससे आपका एप्टीट्यूड बहुत इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हो गया, एनहांस हो गया, ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड का लेवल अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसका, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करोगे, एप्टीट्यूड खुद अच्छा होगा, और एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर लोगे। एप्टीट्यूड ऐसा कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि जो आपने पढ़ा और आपका वो एप्टीट्यूड इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस जरूरी है बहुत ज्यादा, करेक्ट। तो वही बात है, अब आप क्या टारगेट कर रहे हो वो आपको देखना है, क्योंकि हम ये जो कोर्स लेकर चल रहे हैं कंप्लीट आपका, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, जितने भी स्टेट में आते हैं, ठीक है, वो सब कंप्लीट होगा, चाहे ईएससी हो चाहे गेट हो, सब कंप्लीट। बट अप्रोच आपको अलग अलग रखनी है, जब भी आप एग्जाम देने चाह रहे हो तो अप्रोच अलग अलग रखनी है, ठीक है। कंटेंट आपको जो भी हम डिस्कस करेंगे पूरा चीजें कवर होने वाली, बट अप्रोच अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो गेट में अगर फोकस कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल ज्यादा दिमाग में रखना है। ईएससी में भी आजकल न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहा है, 50%। पहले इसका वेटेज अराउंड 20 to 30% रहता था सिर्फ, अभी आपको 50% या 50% से ज्यादा भी देखने को मिलेगा ईएससी में। तो पैटर्न चेंज कर दिया ईएससी ने। पहले लगता था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के याद कर लो और वो काम चल जाएगा ईएससी में, नहीं वो नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो आपका एप्टीट्यूड लेवल, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, आप आंसर कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हो तो उसका भी कोई वर्थ नहीं है। फॉर्मूला पता है, आंसर निकलना चाहिए ना, तो वो चीज है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो एक जनरल, एक बेसिक सी बात है, कोई भी टॉपिक आप डिस्कशन कर रहे हो, मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, यही अप्रोच हम पूरे सब्जेक्ट में रखेंगे कंप्लीट। आप डिस्कशन कर रहे हो, लेट सपोज कोई भी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, जनरली ये थोड़ा जनरल डिस्कशन है क्योंकि काफी न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, ऑलरेडी जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है उनको तो कर पता ही है, बट एक जनरल डिस्कशन लेकर चल रहे हैं। आप कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हो, कोई भी कंसेप्ट आपने समझ लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अच्छा, न्यूमेरिकल कहां से करें, ये जनरली क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का। अब न्यूमेरिकल सबसे पहला चीज है आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम क्लास में ही करने वाले हैं कंप्लीटली। होगा कुछ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, सिंपल क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप सिंपल क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे, बाकी जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो क्लास में ही डिस्कस होंगे। उसके अलावा क्या करना है हमें,
दो चीज। अब थोड़ा सा पैटर्न हमने क्या रखा है, एक है असाइनमेंट, ठीक है, इस बार से हमने थोड़ा सा चेंज इस तरीके से किया कि हम असाइनमेंट रख रहे हैं, और एक टेस्ट। ये दोनों ही चैप्टर वाइज होंगे, असाइनमेंट और टेस्ट दोनों ही चैप्टर वाइज होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि टेस्ट को हम गेट फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है, गेट लेवल के होंगे ये बेसिकली, जितने भी टेस्ट होने वाले हमारे गेट लेवल के होंगे। और असाइनमेंट आपको ना बेसिकली ईएसी या फिर आपको पीएसयू लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें। हर चैप्टर के दो चीज होगी, एक तो असाइनमेंट और एक टेस्ट। टेस्ट जनरली हम गेट लेवल का रखेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट ईएसी और पीएसयू लेवल का, ताकि जो बच्चे ईएसी का भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ कवर अप होता रहे। क्योंकि जनरली रहता है कि ईएसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहां से कर रहे हैं, तो वो हम असाइनमेंट में ही डिस्कस कर लेंगे, टेस्ट हमारा गेट लेवल पर रहेगा। अब क्या है, ठीक है, ये हमारा अप्रोच रहेगा। पीवाईक्यू वो हम क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो बेसिकली अभी तक अनटैप्ड पोर्शन है ना गेट का, गेट में आप एफएम देखोगे बहुत सारी चीजें अनटैप्ड है। अनटैप्ड बोलने का मतलब वो जो अभी तक छुआ ही नहीं एग्जाम में, उनको भी हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, क्योंकि चांसेस है जो ऑलरेडी आ रखा है वो तो ठीक है, जो नहीं आया है वो भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम क्लास में ही करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। अब ये चीज याद रखो, देखो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो ना, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने समझ लिया क्लास में, लेट सपोज आप हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आपने नोट डाउन किया, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, क्लास में सब कुछ समझ लिया। अब क्या होता है कि हमने वो चीज क्लास में पढ़ी, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब जब क्लास खत्म हुई, जनरली क्या होता है, क्लास खत्म हुई, आपने उसको अगर दोबारा घर में आकर रिवाइज नहीं किया, मतलब घर में आपने उस चीज को दोबारा से ओपन नहीं करी, अपनी नोटबुक रिवाइज नहीं किया, देखा नहीं, तो क्या होता है, वो चीजें धीरे धीरे स्किप हो जाती है, धीरे धीरे स्किप हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो क्लास में डिस्कशन हुआ है उसको खुद एक बार अपने आप अकेले बैठकर डिस्कस, अपना आप के साथ डिस्कस भी करना है। क्योंकि एक चीज है, कंसेप्ट जो आपने सुना अभी समझा, वो माइंड में आपके गया, उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, तो वो डाइजेशन वाला टाइम आपको देना है, ठीक है। खाना खाते हो आप सिंपली, तो टाइम देते हो ना डाइजेशन के लिए, वही चीज कंसेप्ट के साथ भी, आपने कंसेप्ट सीख लिया सब कुछ क्लास में, उसके बाद आपको टाइम देना है डाइजेशन के लिए। और वो कैसे, आप दोबारा जब आप क्लास खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, आपने नोट्स खोलो, उसको डिस्कस करो अपने साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ, अच्छा ये टॉपिक ऐसा था, इसमें ये फॉर्मूला है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये पर्टिकुलर चीजें जो हमें आगे याद रखनी है। तो वो चीजें, कंसेप्ट को टाइम लगता है चीजें अंडरस्टैंड करने में, और वो टाइम आपको देना है। अब अगर वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज करो, डेफिनेटली जो आपने क्लास में सीखा भी है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि वो चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप आधा घंटा ही दो, बिल्कुल क्लास आपकी 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, जितने की भी हो रही है, आधा घंटा 15 मिनट एटलीस्ट दोबारा से उस चीज को डिस्कस करना है, चाहे अपना साथ करो चाहे किसी फ्रेंड के साथ करो, ठीक है। क्योंकि आपने उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करा ना, कंसेप्ट को सिर्फ सुना है। देखो अगेन मैं कई बार क्लास में रिपीट किया है कि सुनना और समझना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। हमने चीजें सुनी है और वो बस उसी को हमने समझ लिया कि हमें समझ में आ गया, वो बिल्कुल गलत है। वो आप अपना आप को ही बेवकूफ बना रहे हो बेसिकली। तो चीजें सुनने और समझने में टाइम लगता है, ठीक है। सुनना एंड समझना टोटली डिफरेंट है। सुनना अपने क्लास में ठीक है, समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम जरूरी भी है। तो एक बार समझ गए आप, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया ना कंसेप्ट, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। भूलने वाली टेंडेंसी उनके साथ है जो सिर्फ चीजें सुनते हैं और पढ़ते हैं, समझते नहीं है। समझना डिफरेंट है एंड इट रिक्वायर्स टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू असाइनमेंट टेस्ट ये सब करेंगे। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा साथ में करनी है, वो है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कई नेट में बहुत जगह शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, किसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के कहीं से कुछ भी शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्लास में जो जो डिस्कशन करा है, जो आपने चीजें सीखी हैं, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिकॉज शॉर्ट नोट्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी। आपने एक टॉपिक लिखा, उसके साथ दूसरे के साथ क्या कनेक्टिविटी, ये आपको खुद को स्टैब्लिश करना है। और एक बार आपने वो स्टैब्लिश कर दिया ना, तो आप कभी भी उस चीज को भूलोगे नहीं, स्किप नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स का काम क्या है, आपका जो 100-200 पेजेस के नोट्स हैं, वो हार्डली 10 पेजेस
15 पेजेस 10 पेजेस मैक्स में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप 200 पेजेस के नोट्स को कभी नहीं पढ़ सकते हो। 10 पेजेस के नोट्स को आप डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हो, और वो नोट्स इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि सारी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी एक दूसरे से। तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे किधर किसी और टॉपिक से जो ऑलरेडी हमें पता हो, क्योंकि कनेक्शन एक बार बन गया ना तो हम इजीली चीजों को समझ पाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है साथ साथ। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे, तब तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है ना, उस चैप्टर को कोशिश करो कि आप एक पेज में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक पेज में कन्वर्ट कर पा रहे हो, इट मींस आपने उसको अच्छे से समझा है, आपने कनेक्टिविटी बनाई है, वो चीज, वो कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे होगे, चीजों को समझोगे, कनेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत लंबे समय तक चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, चीजों को लंबे समय तक याद रखना। आज अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल से आपको मार्च में पेपर होगा, फैब में पेपर होगा, जब भी पेपर है, कोई भी पेपर है, तो टाइम है बहुत। इस टाइम में आप 5 6 7 10 सब्जेक्ट और पढ़ रहे होंगे। उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होगा कि एफएम आप भूल भी चुके होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये चीज याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि आपने आज एफएम खत्म करा अप्रैल मई में, देन आप नवंबर दिसंबर में सब्जेक्ट को उठा रहे हो, नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर आपने पूरा जितनी भी मेहनत की ना वो टोटली वेस्ट हो जाती है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको चीजों को रिवाइज भी करना है। अब रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, कंप्लीट नोट्स पढ़ने ही नहीं, एक बार पढ़ लिए बस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, चीजें आपकी अपना आप चलती रहेंगी स्मूथली। क्योंकि अब आने वाले टाइम में आप 10 सब्जेक्ट और पढ़ने वाले हो, उन 10 सब्जेक्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, और हाँ, ये चीज जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यार, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तब आती है बात जब आप एग्जाम से 1 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हो। तब आप देखोगे यार, हाँ, इसका वेटेज ज्यादा आता है, इसको थोड़ा मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। बट आपके पास जब सफिशिएंट टाइम है, आपके लिए हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि एक भी मार्क्स आप स्किप कर दो, एक भी मार्क्स आप लूज कर दो। ठीक है, आपके लिए एक एक पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आप ना कर पाओ। ठीक है, एट लास्ट टोटली डिपेंड्स ऑन योर गट फीलिंग, योर कॉन्फिडेंस लेवल, और वो सब आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको सिंसियरली प्रैक्टिस करना है, आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना भी हम यहाँ से मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है वो मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको वो कर रहे हो तो वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अगर आपको उससे और ज्यादा चाहिए तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मुझसे या किसी से भी सेंटर पे। आपको और चाहिए, क्योंकि होता है कुछ स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी जो गिवन हमने दिया है सफिशिएंट मटेरियल, उससे और ज्यादा उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो उनको आदत हो चुकी है उतना प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एंड पे। ठीक है, आपको कोई और मॉनिटर नहीं कर रहा है, आपको खुद से अपना आपको चेक करना है कि यार मैं हाँ सफिशिएंट लेवल का हार्डवर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हाँ, आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपली कॉन्सेप्ट पढ़ के चले गए, फॉर्मुला पढ़ के चले गए, एग्जाम में क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई उन्हीं का है जिन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, जिन्होंने सफिशिएंट लेवल प्रैक्टिस की है ना। क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, उनको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पता है। अब किसी ने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो नहीं काम चलेगा ना। पीवाईक्यू तो ऑलरेडी आ चुका है, 60-70% सिमिलर होगा, बट 30-40% डिफरेंट होने वाला है। अब डिफरेंट चीज को हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस किया हो आपने पहले से कुछ डिफरेंट चीजों का, तभी आप उन चीज को कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बात हमें लगता है कि हम करेंगे, बट वो होती नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन लाना है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, इसको ध्यान में रखना। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एट लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होंगे, आपने कितने अच्छे भी नोट्स बनाए, आप पेपर से पहले कंप्लीट नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। एट लास्ट आप 10 पेज को तो रिवाइज कर सकते हो इस सब्जेक्ट के, 200 पेजेस, 250 पेजेस, 300 पेजेस को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ठीक है, ये बेसिक डिस्कशन था, इसलिए आपको चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जिस दिन भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से ही लग जाना है। ठीक है, कोई भी दिन आपको पर्टिकुलर मिस नहीं करना। हाँ, कुछ टाइम की जरूरत है, कुछ ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है। क्लास आपने पढ़ी, उसके बाद आपको आधा घंटा देना है चीजें बस चेक करने के लिए, जो हमने क्लास में डिस्कशन करा वो चीजें एब्जॉर्ब हुई कि नहीं हुई माइंड में। नहीं हुई तो अगेन आपको डिस्कशन करना है, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज पे। ठीक है, वो सब चीजें रहेंगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच लेकर चलोगे, डेफिनेटली कोई भी एग्जाम हो आप इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है, और सिर्फ गेट ही नहीं, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आए, पीएसयूज के आए, चाहे किसी के, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, आपको सबको देना है, सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है वो कोई पेपर स्किप नहीं करता, वो सारे एग्जाम देगा। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गेट प्रिपेयर कर रहा हूं तो सिर्फ गेट का ही पेपर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप सबको दोगे। ठीक है, एट लास्ट आपको ये तो पता चलेगा जब आप किसी एग्जाम को दे रहे हो कि आपका लेवल कितना है। ऐसा थोड़ा कि आप सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ गेट ही पेपर दोगे, नहीं। जितने एग्जाम आपके पास है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, डेफिनेटली आपको सबको ट्राई करना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन आज का। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था फ्लूइड बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक और चीज है ना, जनरली एक दो क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट से डिस्कशन भी हो रहा था, मोटिवेशन की जरूरत होती है। देखो, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं ना, ये सब बेकार का टर्म है। सीरियसली अगर मैं फैक्चुअल बात करूं, आप अपना काम कर रहे हो, बस वही मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर जो आप काम कर रहे हो आपने उसको कंसीडर किया कि ये मेरा डेली वर्क है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी कभी। आपने ये देखा कि मैं सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, इसके डेली इतने क्वेश्चन करने हैं, 5-10 क्वेश्चन करने हैं, ये आपका अगर डेली वर्क है, आपके माइंड में ये चीज है कि ये मेरा डेली वर्क है, रूटीन वर्क है, तो उसके लिए आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन तो उस काम के लिए चाहिए जो आप करना नहीं चाहते और फिर करना पड़ रहा है मजबूरी में। ये डेली वर्क और रूटीन वर्क के लिए कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी जब आप अपने काम को, अपने स्टडी को एज अ रूटीन या डेली वर्क कंसिडर करोगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, ये चीज याद रखना, आप इसको डेली वर्क अपना कंसिडर करो, रूटीन वर्क या जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ये सब मेरा डेली वर्क है, रूटीन वर्क है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर आपको उसके लिए कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी, कभी आप लो फील करोगे नहीं। लो फील आदमी तब करता है जब सब कुछ टाइम तक वो काम ही नहीं कर रहा और सडनली इतना सारा बर्डन हो जाए, फिर उसको लगता है कि एक दिन मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगले दिन पूरा करके ले जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप डेली जो थोड़ा थोड़ा आधा आधा एक एक घंटे जो स्टडी कर रहे हो, वही चीजें एक्यूमुलेट होती है, वही फाइनली रिजल्ट देगी। जो आज से लेकर लास्ट तक, टिल एग्जाम डेट तक जो प्रिपरेशन कर रहा है कंटिन्यूअसली ना, उसी को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा कर दिया, एक दिन कम कर दिया। डेली कांस्टेंट लेवल पे जो हार्डवर्क कर रहा है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो वही जाकर रिजल्ट में फाइनली कन्वर्ट भी होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मोटिवेशन कुछ नहीं है, डेली आपको अपना जो स्टडी कर रहे हो वो आपका रूटीन वर्क होना चाहिए। ये अगर आप कंसीडर करते हो तो फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो काम अनइंटरेस्टेड हो आप जिस चीज के लिए, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है तो मैं मान सकता हूँ, बट ये डेली वर्क है, रूटीन वर्क, तो बस फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि हम सिलेबस देख लेते हैं। देखो, फ्लूइड का अगर हम सिलेबस की बात करें ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर आपने देखा होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट आपको 10 to 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये चीज है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से। तो ऐसा नहीं कि कोई इजी है कोई टफ है, ऐसा कुछ नहीं, हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और हर चीज इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। आपको बस नोट करते जाना। ठीक है, देखो सिलेबस यहां से आप चीजें नोट करना स्टार्ट करो। सारे नोट्स हम क्लास में ही बनाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा अलग से कोई नोट्स नहीं होने वाला, जो भी हम कंप्लीटली क्लास में ही नोट करेंगे, सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले। तो सिलेबस में आपको पता है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर देन हमारे पास यहां पे आता है प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, साथ साथ इसको नोट करते चले जाओ। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है। ठीक है, फिर आपका यहां पे आता है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, देन फोर्थ आपका यहां पे है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, देन फिफ्थ यहां पे आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, सिक्स्थ यहां पे हम देखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट। ठीक है,
7th यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो। देन हम इसके बाद 8th टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, 9th आपको यहां पे देखने को मिलेगा फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स। 10th है आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, 11th है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एंड 12th इज लास्ट ड्रैगन लिफ्ट। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स है। टोटल जो चैप्टर्स है हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट डाउन कर लो, पूरा सिलेबस इसी ऑर्डर में हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। एंड हर एक चैप्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डन। ठीक है, अगर डन है तो सिंपली यस लिख दिया करो मैसेज में, चैट बॉक्स में, तो आइडिया लग जाएगा। हाँ चलो ठीक है, लिख लिया आपने। हाँ ठीक है। अब एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर ड्रैगन लिफ्ट, हर चीज कनेक्टेड है। ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ लूं वो चैप्टर पढ़ लूं, ऐसा नहीं होगा। एक एक चीज कनेक्टेड है। मैं अगेन वही बोल रहा हूं, जब आप चीजों को रिलेट करना, कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तब वो पॉइंट है जहां आप एक्चुअली समझ रहे हो चीजों को। सिंपली फॉर्मूला पता होना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला पता होने से काम नहीं चलने वाला आपका। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ही अपना आप में, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चैप्टर की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बेसिक है। और यही आपके बेसिक अगर वीक हो गए तो आप ये समझ लो आगे वाले चैप्टर आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ये फैक्ट है कि अगर आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी नहीं पता, सरफेस टेंशन नहीं पता, ठीक है, कैपिलरिटी इफेक्ट नहीं पता, तो आप आगे चीजें उतना कंसिडर नहीं कर पाओगे। प्रेशर मेजरमेंट में आप सबसे पहले प्रेशर का फील नहीं पता कि प्रेशर क्या है, देन आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो सब चीजें तो इंपॉर्टेंट ही आपको समझना है। बट हाँ, अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बात करूं तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल में ना ये वाला टॉपिक बहुत जनरली पूछा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस और फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सिविल में क्वेश्चन जनरली इनसे पूछे जाते हैं बहुत बार। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अगर सिलेबस देखा होगा सिविल वालों ने, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इस बार नहीं लिखा है सिलेबस में, अगर शायद आपने सिलेबस देखा होगा अभी, तो ऐसा देखा है किसी ने? फ्लूइड काइनेमेटिक्स मेंशन नहीं है सिलेबस में। सिलेबस देखते हो कि नहीं देखते हो कभी? अरे सिलेबस देखना चाहिए, जो पढ़ रहे हो क्लास में और जो सिलेबस में लिखा वो तो एटलीस्ट मैच होना चाहिए। हाँ आकाश शर्मा, यस एग्जैक्टली नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब क्या वो सिलेबस में नहीं है कि उन्होंने लिखा नहीं है? उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट फ्लूइड आप मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हो, आपको काइनेमेटिक्स ही नहीं पता, आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशंस नहीं पता, तो आप फोर्सेस की बात कैसे करोगे? ठीक है, तो वो सब नहीं लिखा है, ये मत समझना कि सिलेबस में नहीं है। अब ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रखना कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सब कुछ सिलेबस का पार्ट है, उन्होंने बस मेंशन नहीं किया सिलेबस में, बस ये। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं तो काइनेमेटिक्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वालों के लिए खासकर, और फ्लो थ्रू पाइप्स तो खैर हमेशा ये दोनों के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं इस पूरे सिलेबस में, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद आपका आता है ये
फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट, बर्नौलीज इक्वेशन वाला पार्ट, और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। इससे इस साल आप देखोगे सिविल में क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से। और बाकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज तो ऑल टाइम फेवरेट है टॉपिक, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिस स्टार मार्क लगाया वही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हमें सारे टॉपिक है, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ना और सबको इक्वली वेटेज के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक का वेटेज ज्यादा है वो ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वेरिएशन करेंगे स्टडी में, नहीं, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट है तो सबको इक्वल लेवल पे ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फ्लूइड तो छोड़ दो, मैकेनिक्स आई थिंक शायद कुछ ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स हमसे, ठीक है। मैकेनिक्स क्लास बहुतों ने करी भी होगी, बट एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि जिन्होंने नहीं करा उनको भी आइडिया रहे। वैसे बेसिक स्कूल लेवल चीज है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है, सिंपली स्टडी करना। किसका स्टडी? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट का स्टडी करना, स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट बेसिकली मतलब कंडीशन है। मैकेनिक्स सिंपली क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी, state of the body subjected to forces। subjected to forces, बहुत ही सिंपल कि आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो किसका? स्टेट का। आप स्टेट का एनालिसिस कर रहे हो, ये स्टेट क्या है? बेसिकली कंडीशन है। स्टेट क्या है? बेसिकली कंडीशन है। किसकी कंडीशन? बॉडी की। बॉडी कुछ भी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़े ना 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी का आप एनालिसिस कर रहे हो, बॉडी की कंडीशन का एनालिसिस कर रहे हो जब उस पे क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट है, इसको हम जनरली मैकेनिक्स बोलते हैं। बट अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्लूइड का तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो एक जनरल चीज है, इसी के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं वो सब है। हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स का। मतलब बॉडी कौन है? फ्लूइड है। तो फ्लूइड की कंडीशन का हम स्टडी करेंगे। अब कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन की अगर आप बात करो, कंडीशन क्या क्या हो सकती है? कंडीशन या जिसको हम स्टेट बोल रहे हैं एक ही चीज है। कंडीशन बोल रहे हैं या स्टेट बोल रहे हैं एक ही चीज है। पॉसिबिलिटी दो ही है, आइदर इट कैन बी इन रेस्ट और सेकंड क्या है? मोशन। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, आइदर इट विल बी इन रेस्ट और इन इट विल बी इन मोशन कंडीशन। तो दो ही कंडीशंस पॉसिबल है। तो अगर आप रेस्ट का स्टडी करते हो तो स्टैटिक्स का पार्ट है, एंड मोशन का स्टडी करते हो तो डायनामिक्स का पार्ट है। तो अगर आप यहां देखोगे सिलेबस में ये जो पार्ट है यहां तक का अप टू नंबर चैप्टर 4, ये क्या है? स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक्स का पार्ट अप टू चैप्टर नंबर 4 वो स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बुयांसी, प्रेशर मेजरमेंट, फ्लूइड प्रॉपर्टी, सब ये स्टैटिक्स वाला पार्ट है। आप इस तरीके से लेकर चल सकते हो, ठीक है। यहां से बेसिकली ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्रेशर, बुयांसी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सब। क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज में तो आपका क्या विस्कोसिटी आएगा। विस्कोसिटी तो तभी पिक्चर में आएगा जब मोशन होगा, ठीक है। वैसे कोई उस पॉइंट पे हम आते हैं अभी आगे, बट सिंपली ये सब स्टैटिक्स हो गया। फिर देन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक सी बात है, बहुतों को पता है, बट फिर भी जब हम बात करते हैं डायनामिक्स की, बस इतना ध्यान रखना, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में जनरली लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। डायनामिक्स का ही पार्ट है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट होता है काइनेटिक्स, ठीक है। डायनामिक्स जब आप बात कर रहे हो ना, डायनामिक्स का मतलब सिंपली किससे? मोशन से। अब मोशन का एनालिसिस दो तरीके से हो सकता है, या तो आप फोर्सेस को इंक्लूड करो या ना करो।
अगर आप फोर्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो मोशन में बचा क्या? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब पैरामीटर्स तो बचे मोशन में। क्योंकि मोशन है तो पोजीशन बदलेगी, पोजीशन बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो देन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो देन एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? डिस्प्लेसमेंट फिर देन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन। चीजों को आप कनेक्ट करके देखो। वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे? dx by dt। एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? dv by dt। तो जब आप फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स की बात कर रहे हो। यस अविनाश श्रीवास्तव, एग्जैक्टली। काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। यस अब जब काइनेटिक्स की बात कर रहे हो, जैसे हमने बोला एनालिसिस के दो तरीके हैं, उसमें हम फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन अपनी एनालिसिस में। बट हाँ, जब मैं मोशन के साथ साथ प्लस कॉज ऑफ मोशन को भी इंक्लूड कर दूं, कॉज ऑफ मोशन एनालिसिस में, एंड ऑब्वियसली बात है कॉज ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली आपको पता है, फोर्स। तो ये पार्ट हो जाता है काइनेटिक्स का। ठीक है, वो बात है कि आपको जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक्स है सब में क्या लिखा हुआ मिलता है? डायनामिक्स पार्ट। ठीक है, वो चलता आ रहा पहले से, बट वो ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। डायनामिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को स्टडी करने के दो तरीके, या तो आप फोर्स को इंक्लूड कर लो एनालिसिस में तो काइनेटिक्स हो गया, अगर आप नहीं कर रहे हो इंक्लूड तो देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिक्स सिंपली क्या बोला? स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट बेसिकली कंडीशन, बॉडी हमारा यहाँ पे इस सब्जेक्ट में फ्लूइड होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, आपको मैकेनिक्स का आइडिया होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि यार फ्लूइड है क्या? फ्लूइड का कोई डेफिनेशन बता सकता है चैट बॉक्स में लिखकर कि क्या एक्चुअली में फ्लूइड का डेफिनेशन होता है? फ्लूइड है क्या? फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फ्लूइड तो देख लें कि फ्लूइड है क्या। फ्लूइड का मीनिंग बता सकता है कोई? डेफिनेशन कोई बताना चाहे चैट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ भी जो आपको मालूम है, आइडिया हो। सर कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम डील करते हैं फ्लूइड के बिहेवियर को। हाँ नहीं, मैं सिर्फ फ्लूइड का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन। आकाश कुमार, yes, material that deform continuously under shear stress, rate of shear strain constant, rate of shear strain constant, substance which is capable of flowing। अंश गुप्ता, yes yes, ठीक है। Substance which can flow। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो लिटरली अगर हम बात करें तो फिर तो फ्लो कुछ भी हो सकता है, किसी को हम फ्लो करा दे तो फ्लूइड कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, डेफिनेशन ठीक है, बट उसका एक खुद में अपना आप में एक लिमिटेशन है। ठीक है, डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, सत्यार्थ सरावत, हाँ ठीक है मनीष रावत, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है। विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शेयर, अनुभव श्रीवास्तव। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है। अच्छा चलो ठीक है, फ्लूइड से पहले ना एक छोटा सा चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। आई थिंक शायद आप लोगों ने डिस्कस किया हो ना किया हो। बाकी अगर देखो एक चीज है, मैटर की हम बात करते हैं तो मैटर आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन मैटर्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है चलो बढ़िया। मैटर हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहां पे हमने एक कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताना, ये कभी सुना है कि नहीं सुना है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम सुना है क्या? यस और नो लिख सकते हो अगर आपने सुना है तो कभी। यस। ठीक है चलो ठीक है, किसी ने नहीं सुना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस यस सुना है।
हाँ हाँ, कुछ ने नहीं सुना हो, ऐसा हो सकता है। उपेंद्र कुमार, हाँ सुना ली। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, बट एक छोटा सा जरूरी है ये चीज हमें डिस्कस करना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बोलने का मतलब ये है कि आप एक अजम्पशन लेकर चल रहे हो, एक आइडियलाइजेशन लेकर चल रहे हो कि जो आप जिसका भी आप डिस्कशन करो, मैटर का, कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो कंटिन्यूअसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस तरीके से। मतलब ये पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्या एक तरीके का आइडियलाइजेशन। पहली बात तो ये है कि एक आइडियलाइजेशन है, या फिर आप जिसको अजम्पशन भी बोल सकते हो। आइडियलाइजेशन ठीक है, लेकिन है क्या? ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, क्या मतलब हुआ इसका? कि यार जो आप डिस्कशन कर रहे हो किसी मैटर का, वो कंटिन्यूअस है, पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कई वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयर विल नॉट बी एनी वॉइड्स, या फिर आप लिख लो एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं देयर विल नॉट बी एनी वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस। ये हमारा अजम्पशन है, या हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जो मैटर है जिसका भी आप स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि वॉइड्स है या एम्प्टी स्पेसेस है। अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है? अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है? हम मान क्यों रहे? पहली बात तो ये चीज पता होना चाहिए आपको। तो स्टडी को इजी करने के लिए, हाँ तो स्टडी को इजी करने के लिए। यस एग्जैक्टली, स्टडी का इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज है, जब आप किसी मैटर को आप लिखोगे, लेट सपोज देखो, जब आप किसी चीज का एनालिसिस करो, ये कोई सपोज करो कोई बॉडी है, अब आप इसका एनालिसिस करो, लेट सपोज ये आपका सिस्टम है। अब यहां कहीं बीच में एम्प्टी स्पेसेस है, वॉइड्स है, तो मैं कभी यहां पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। कोई भी प्रॉपर्टीज हो, मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एम्प्टी स्पेसेस में, वॉइड्स में। तो मेरा यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बन जाता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, तो वो मैं उस चीज को एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा इजीली। अब जैसा आपने बोला सिंपली कि जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैटर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्लीटली एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा दिखता है तो डिसकंटिन्यूटी है मैटर में, वहां पे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, वो चीज है, तो वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एनालिसिस में, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो। अगर आप ये कंसिडर करके चल रहे हो कि हाँ ठीक है, वॉइड्स है, एम्प्टी स्पेसेस है, तो क्या है, तो वहां पे आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एनालिसिस को सिंपल करने के लिए मान के चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में कि मैटर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। ये आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, ये चीज। अब क्वेश्चन ये है, चलो बात ठीक है, आपने बोल दिया, मीनिंग समझ में आ गया, आइडियलाइजेशन, अजम्पशन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसका वैलिडिटी क्या है, ये कहां तक वैलिड है, इसका वैलिडिटी क्या है, ये कहां तक वैलिड हो सकता है? क्या हमेशा हम इस चीज को अज्यूम कर लेंगे? क्या वैलिडिटी क्या है इसका? कुछ तो कोई चेक पॉइंट तो होना चाहिए कि भाई एप्लीकेबल है भी कि नहीं। एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी की मैं बात करूं, कौन सी चीज ये हमें कंफर्म कर देगी हाँ चीज ये, कि भाई ये जो आप कंसेप्ट समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल सही है, वैलिड है। तो वैलिडिटी क्या होगी, ये कैसे हम चेक करेंगे? नड्सन नंबर। नट्स नंबर, यस एग्जैक्टली। देखो नट्स नंबर, चलो वो बात की बात है। वैलिडिटी चेक करने का तरीका क्या है? सिंपली आप ये देखोगे यार, जो अच्छा मैटर है, मैटर ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब चीजों से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से। अब अगर लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका सिस्टम है, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि मैटर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर होने वाला है।
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं है तो चांसेस है कहीं वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारी चीज डिपेंड किस पे कर रही है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डेंसिटी कितना है। क्योंकि कोई भी मैटर है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपने चेक कर लिया कि यार मॉलिक्यूलर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं मान सकता हूं कि भाई मैटर पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वैलिडिटी डिपेंड्स करती है मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे। किस पर डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे। ठीक है। अब जब आप सॉलिड की बात करते हो, लिक्विड की बात करते हो, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है वो आपको दिखाई देंगे कि वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड है तो आप इजीली उसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? आपका लेट सपोज मैटर सॉलिड है या लिक्विड है, तो मॉलिक्यूल्स का पोजीशन एटलीस्ट फिक्स्ड है वहां पे, आप इजीली उसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकाल सकते हो। बट जब मैं बात करता हूं फ्लूइड की, तो फ्लूइड में आपका गैस भी इन्वॉल्व होता है। क्या? गैस भी इन्वॉल्व होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यार ये गैस में भी क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैं चेक करना चाह रहा हूं। तो मैं चेक कैसे करूं? पोजीशन तो फिक्स ही नहीं है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकालूंगा कैसे मैं? बात समझ में आई? सॉलिड की जब आप बात करते हो तो सॉलिड पे तो पोजीशंस फिक्स है ना मॉलिक्यूल्स की, तो आप इजीली मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकाल सकते हो। बट फ्लूइड में हमारा गैस भी आता है, तो वहां तो मॉलिक्यूल्स तो फिक्स नहीं है, रैंडमली मोशन चल रहा है इधर से उधर, तो वहां पे कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है कि देखो, अच्छा ये चीज आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? फ्री टू मूव है। मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो पैरामीटर है उसको मैं कैसे समझ सकता हूं इस केस में? तो क्या तरीका है? एक कॉन्सेप्ट होता है मीन फ्री पाथ। एक कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस है। ये बेसिकली क्या है? स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस, statistical average distance traveled by the molecule between two successive collision, ये बात समझ में आनी चाहिए डेफिनेशन कि इट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस traveled by the molecule between two successive collisions। कहने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल ये मूव कर रहा था, ये इसके साथ, ये नंबर 1 वाला मॉलिक्यूल है, नंबर 1 वाला मॉलिक्यूल 2 के साथ कोलाइड करा यहां पे, लेट सपोज। उसके बाद ये दोबारा कोलाइड यहां पे करा तीसरे वाले के साथ। ध्यान से समझना इस बात को, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल 2 के साथ कोलाइड किया, फिर तीसरे के साथ कोलाइड किया, तो इसने स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? मतलब एवरेज डिस्टेंस बोलने का मतलब पहला कॉलिजन तो यहां पे हुआ, फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है, फिर कॉलिजन इसका यहां पे हो रहा है, तो फर्स्ट कॉलिजन मॉलिक्यूल नंबर 1 का कॉलिजन 2 के साथ हुआ, फिर 3 के साथ हुआ, तो 2 से 3 के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? सक्सेसिव कॉलिजन हुआ ना, पहला कॉलिजन यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यही तो लिखा है कि स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब इससे मुझे मिल क्या रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये आपको मीन फ्री पाथ समझ में आया कि नहीं आया, ये एक बार किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको एक चीज का आंसर देना है कि अगर मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? मीन फ्री पाथ का ज्यादा होने का मतलब क्या? अगर आपको ये मीनिंग समझ में आया तो आप ये चीज बता सकते हो कि मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा तो होगा क्या? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स कम होंगे। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। यार डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा, मीन फ्री पाथ का ज्यादा होने का मतलब है डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है।
डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करना पड़ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स है ही नहीं उतने प्रेजेंट। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता ना। पहला कॉलिजन हुआ, फिर कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरा कॉलिजन हुआ, मतलब इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है, बिल्कुल है ना। तो जनरली हम गैस में ही अप्लाई करते हैं ये वाली चीज। तो क्या हो गया कि यार पहला कॉलिजन यहाँ, दूसरा कॉलिजन यहाँ, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है यहाँ पे। और अगर मीन फ्री पाथ बहुत कम है इट मींस क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। पहला कॉलिजन यही हो रहा, फिर थोड़ा सा इधर मूव किया, फिर दोबारा कॉलिजन हो गया। कॉलिजन तो तभी हुआ होगा जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहा होगा। तो बात हमें यहां से ये समझ में आती है कि भाई कि अगर मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है तो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बहुत कम है, और मीन फ्री पाथ बहुत कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये कि इसका कंपैरिजन मैं किससे करूं, कम ज्यादा तो जब आप बात करते हो इट इज अ रिलेटिव टर्म ना, ये लेस मोर तो रिलेटिव टर्म है, किससे कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन किससे होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से कंपैरिजन होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है क्या बेसिकली, ठीक है, ये चीज याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का एक ऐसा लेंथ जिससे आप सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ हो सकता है, पर्टिकुलर कोई डायमेंशन हो सकता है जिससे मैं पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या है ये, क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, क्या लेंथ या फिर ऐसा बोलूं डायमेंशन, डायमेंशन विच defines the system, which defines the system under given condition, under given condition, under given condition। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज देखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये आपका ना पाइप है, लेट सपोज ये आपका पाइप है, ठीक है, लेट सपोज ये आप अज्यूम कर लो कि आपका पाइप है कुछ, ठीक है। अब यहां पे ना फ्लो जा रहा है, इस पाइप के अंदर ना फ्लो जा रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर पाइप के लिए डायमीटर एक ऐसा डायमेंशन बोल सकता हूं कि यहां पे जो इस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा होगा, इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मैं इस डायमीटर को अपना कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि अंडर गिवन कंडीशन जो डायमीटर, जो पाइप है उसमें से फ्लो जा रहा है पूरा, वो फ्लो कितने डायमीटर, कितने पर्टिकुलर एरिया से जा रहा है, π/4d², एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर जो एरिया है, बट उसको मैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो कि है डायमीटर। तो डायमीटर बेसिकली यहां पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इसमें बस आप इतना दिमाग में रखो, अंडर गिवन कंडीशन, कोई भी गिवन कंडीशन है तो वो कंडीशन में वो कोई सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन, या फिर आप ऐसा बोलो जो डिफाइन कर रहा हो सिस्टम को, या जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा। अच्छा, इसमें पाइप का लेंथ भी तो है, लेंथ को मैंने कंसीडर नहीं किया जब मैं फ्लो की बात कर रहा हूं। हाँ, लेंथ को मैं अगर यूज कर सकता हूं जब मेरा कोई वर्टिकली पाइप रखा है, उसके चारों तरफ से कुछ हीट फ्लो हो रहा होगा, तब मैं कंसीडर कर सकता हूं लेंथ को। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में कंसीडर कर रहे हो लेंथ को। तो वो लेंथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर गिवन कंडीशन, वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो सकता है मेरा। और ये जो मीन फ्री पाथ का ना कंपैरिजन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से ही करते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यार, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो हमने पहली कंडीशन लिखी फर्स्ट एंड देन सेकंड, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बताएगा कोई? पहले वाले का क्या, मीन फ्री पाथ ग्रेटर देन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, सिंपली इसका मतलब ये है
कि भाई मॉलिक्यूल्स आर लेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है क्योंकि मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम रहे होंगे तभी तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा ना, तो वो चीज। और सेकंड केस में मैं लिख सकता हूं, यही मैं नीचे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर, ठीक है, इस तरीके से। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस मतलब लो डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर इट मींस हाई डेंसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा तो हाई मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका अगर लेट सपोज कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा, सिंपल एज इट इज। तो आप समझ सकते हो चीज, बस मीन फ्री पाथ वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जनरली हम गैस का डिस्कशन करेंगे तब, बट वैसे आपको बस ये मीनिंग पता होना चाहिए, इतना उसका डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि हम जनरली हमेशा हर जगह वाटर ही कंसीडर करके चल रहे हैं, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम वाटर ही कंसीडर करेंगे, और वाटर तो जैसे लिक्विड है तो ऑब्वियसली बात है उसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। बट ये चीज जो है ना, ये मोर और लेस इंपॉर्टेंट कहां पे है आपका, गैसेस के केस में, गैसेस के केस में हम इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया, तो फिर देन नेक्स्ट आ जाते हैं नटसन नंबर, जो आपने बोला था स्टार्टिंग में, नटसन नंबर किसका रेशियो है? मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। हाँ, मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। यस, नोट डाउन हो गया? कोई नोट कर रहा है तो एक बार बता दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट आते हैं। कोई नोट कर रहा है? डन डन डन, ठीक है, चलो ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, नटसन नंबर, ये के एन, इसको हम बोलते हैं नटसन नंबर, ठीक है। ये बेसिकली रेशियो है मीन फ्री पाथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। लेट सपोज इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये लैम्डा है लेट सपोज, और ये एल। तो ऑब्वियसली बात है नटसन नंबर का वैल्यू कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? अगर मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा चाहिए, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा चाहिए तो नटसन नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा सर। कम होगा, एग्जैक्टली ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम को लगा सकते हो। मॉलिक्यूलर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपको चीज याद रखने की, अगर नेटसन नंबर 0 से 0.01 बेसिकली के बीच में है तो हम बोलेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये चीज याद रखना बस, 0.01 है, ठीक है, 0.01। तो यहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम का जो थियोरेटिकल पॉइंट है, जो इसका हम हाइपोथेसिस है, वो वैलिड है बेसिकली। कॉन्टिन्यूम इज वैलिड, ऐसे लिख लेंगे हम कि कॉन्टिन्यूम इज वैलिड, ये चीज, ठीक है। तो ये बस पॉइंट नोट कर लेना, ये थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको डन हो गया, तो नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लूइड है और जो सॉलिड है उसको डिफरेंशिएट करना। सॉलिड्स में क्या क्या चीज एप्लीकेबल है, फ्लूइड में क्या क्या चीज एप्लीकेबल है, दोनों का डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। ये है आपका सॉलिड एंड हेयर फ्लूइड,
ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं, देखो फ्लूइड है क्या वो हमें यहीं से पता चल जाएगा, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में डिफरेंस देख के। सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में डिफरेंस देखते ही हमें पता चल जाएगा कि फ्लूइड कैसे डिफरेंट है, अलग है इससे, और कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली सॉलिड एंड फ्लूइड को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो ठीक है, ये लेट सपोज ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां पे ये ऐसा कुछ, इसका बॉटम पार्ट लेट सपोज फिक्स्ड है इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखना क्या हो रहा है, यहां पे ना हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, ये शेयर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलर चीज हम फ्लूइड में भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिमिलर चीज, बस यही चीज आपको अगर समझ में आ गई तो फिर पूरा फ्लूइड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अगेन वही, यहां पे भी वही चीज फोर्स एक्ट कर रहा है। अब आपको पता है यार, जब भी शेयर फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या होगा, डिफॉर्म होगा। जब भी शेयर फोर्स लगेगा वो डिफॉर्म होगा। अब डिफॉर्मेशन को ही चेक करना है सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में। समझ में आ रही बात, सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में जो डिफॉर्मेशन से, डिफॉर्मेशन को अगर आपने समझ लिया तो देन आपको समझ में आ रही है पूरी पिक्चर। अब आप देखो जरा डिफॉर्मेशन होगा कैसे। ठीक है, देखो डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, इसको लेट सपोज हम दूसरे कलर से दिखा रहे थे, ये कुछ ऐसे आपका डिफॉर्म हुआ। ठीक है, ठीक, और ये जो आपका जो डिफॉर्मेशन हुआ, इस डिफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं इस एंगल की हेल्प से। बात समझ में आई? देखो इसको मैं नेमिंग कर देता हूं, लेट सपोज ये ए है, ये बी था आपका, ये सी था, ये डी है। बी आपका हो चुका है बी डैश एंड सी हो चुका है आपका सी डैश। ये जो ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या आपका सॉलिड, सॉलिड में होगा, आप शेयर फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। डिफॉर्मेशन कौन सा, शेयर डिफॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, शेयर स्ट्रेन आप यहां पे बेसिकली कैलकुलेट करते हो, या फिर आप ऐसे बोलो एंगुलर डिफॉर्मेशन, बात एक ही है। शेयर डिफॉर्मेशन बोलूं मैं, और एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज कैसे रिप्रेजेंट कर हम फाइव से, ये चीज। ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पे वही चीज हमें चेक करनी है, यहां पे हमें वही चीज चेक करनी है। सॉलिड के केस में बात समझ में आती है कि आपने शेयर फोर्स अप्लाई किया, कुछ ये चीज ऐसा था वर्टिकल, ये डिफॉर्म हुआ। ये ए बी वर्टिकल था ना, ये डिफॉर्म हुआ, एंगल चेंज हो गया इसका। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो बात समझ में आ रही है कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड के केस में जो हमने फोर्स लगाया तो ये जो वर्टिकल था ये थोड़ा टिल्ट हुआ। टिल्ट जो हो रहा है उसी को तो हम एंगल की टर्म्स में देख रहे हैं कि कितना टिल्ट हुआ है। पहले जो चीज वर्टिकल थी, ए बी वाली लाइन जो वर्टिकल थी, अब वो टिल्ट हो चुकी है। ठीक है, सिमिलर चीज आपको फ्लूइड में भी देखने को मिलेगी, बट फ्लूइड में एक खास बात है। खास बात क्या है? ठीक है, खास बात ये है, जब आप देखोगे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बट आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पे क्या डिफरेंट है, सॉलिड एंड फ्लूइड में डिफरेंस क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। यस एग्जैक्टली, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता चले जा रहा है। ठीक है,
कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता चले जा रहा है। लेयर्स, हाँ लेयर्स नहीं, आप ऐसा बोलोगे यार कि जो ये है ना, देखो ए बी सी एंड डी, तो ये जो ए बी वर्टिकल था ना, ये एक पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं। देखो जैसे यहां पे ए बी डैश हो गया, ये बी डैश है, फिर बी डबल डैश है, फिर बी ट्रिपल डैश है, सी डैश है, सी डबल डैश है, सी ट्रिपल डैश। ये चीज चलती चली जाएगी, बी डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश, 5 डैश, ये चलता चले जाएगा। तो क्या मैं यहां पे ये जो फाई का वैल्यू है इसको कभी कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? इसको कभी कैलकुलेट किया जा सकता है यहां पे, या फिर मैं इसको इस तरीके से पूछूं, क्या यहां पे फाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्या? फाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्या फ्लूइड के केस में? नो सर। फ्लूइड No, का फ्लूइड के केस में फाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही शेयर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन अगर हम फ्लूइड में चेक करते हैं, कब? जब उस पे शेयर फोर्स लगे, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। बट सॉलिड के केस में क्या है? ये कांस्टेंट। ये बहुत बेसिक सी बात है। तो फाई का वैल्यू फॉर अ सॉलिड इट इज कांस्टेंट। ये बात हमें समझ में आती है कि भाई हाँ, अच्छा सॉलिड का जितना कैपेसिटी होगा उसको रजिस्ट करने का, उतना रजिस्ट करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फोर्स लगाया वो डिफॉर्म होते ही चले जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ फ्लूइड के केस में है, आपने फोर्स लगा रखा है, वो डिफॉर्म होता चले जाएगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चले जाएगा, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है वो पता कहां से चल रहा है? इस फाई से। इस फाई की वजह से हमें पता चल रहा है कि फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जा रहा है। ठीक है, यहां पे एक बार डिफॉर्मेशन हुआ, रुक गया, खत्म कहानी, रुक गया। यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, यहां पे भी हुआ है। सॉलिड एंड फ्लूइड्स में दोनों में एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, बट इसका डिफॉर्मेशन कांस्टेंट है, हुआ, रुक गया। इसका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब कंटिन्यूअसली जो चेंज हो रहा है, यही तो हमें बेसिकली बता रहा है कि भाई जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा है ना, कौन चेंजिंग? फाई, ये चीज, ये वाली चीज, ये चीज ही तो हमें क्या बता रही है? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। यही चीज तो हमें क्या बता रहा है? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। करेक्ट, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन बता रहा है। बट यहां पे डिफॉर्मेशन क्या है? हुआ, रुक गया, स्टैटिक डिफॉर्मेशन। यहां क्या है? इट इज ऑलवेज इन डायनामिक कंडीशन। डिफॉर्मेशन हुआ, रुक गया ना, स्टैटिक कंडीशन अचीव हो गई ना, यहां नहीं होने वाला ये। इट विल रिमेन इन डायनामिक कंडीशन फॉर एवर। ये डायनामिक कंडीशन में ही रहेगा। और ये क्या है? एक बार डिफॉर्मेशन हुआ, स्टैटिक कंडीशन में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड के केस में ये कब तक डिफॉर्म करेगा? क्या जिंदगी भर डिफॉर्म करेगा? बताओ फटाफट। कब तक डिफॉर्म करेगा? कोई तो कंडीशन होगी, कभी रुकेगा। till f becomes 0। यस यस एग्जैक्टली, ये रुकेगा तब। अच्छा पहली बात, ये डिफॉर्मेशन आया क्यों था? बिकॉज देयर इज सम शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉर्मेशन भी नहीं है। नो मैटर कि आपने कितना फोर्स लगाया है, नो मैटर कितना भी फोर्स लगाया है, कितना भी फोर्स लगाया, ऐसा कैसे यार कितना भी फोर्स लगा रहे डिफॉर्म हो रहा है? बिकॉज फ्लूइड्स डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस फॉर द शेयर फोर्स।
वो शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकते इन स्टैटिक कंडीशन। हाँ, ये बोलना गलत होगा क्या फ्लूइड शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता कहने का मतलब है स्टार्टिंग कंडीशन में नहीं कर सकता, डायनेमिक में तो करेगा ही करेगा। जब भी फ्लूइड में शेयर फोर्स लगा है, फ्लूइड विल बी इन मोशन, नो मैटर कि आपने कितना फोर्स लगाया है, वो डिफॉर्म होगा ही होगा। क्या वो रजिस्ट नहीं कर पा रहे शेयर फोर्स को? रजिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बट इन डायनेमिक कंडीशन, नॉट इन स्टैटिक कंडीशन। ये पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। शेयर फोर्स को रजिस्ट कर रहा है ओनली इन डायनामिक कंडीशन, नॉट इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में कभी भी रजिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा ना कि रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड में और शेयर फोर्स लगे जा रहे हैं, फ्लूइड में शेयर फोर्स लग रहा है और फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लूइड मोशन में आएगा और फ्लूइड मोशन में है ड्यूरिंग द डायनामिक कंडीशन, वो रजिस्ट कर रहा होगा शेयर फोर्स को बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस। वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ये बात समझ में आई? रजिस्ट कर रहा है बट इन डायनामिक कंडीशन, नॉट इन स्टैटिक कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रजिस्ट तो कर रहा है डायनामिक कंडीशन में, स्टैटिक में नहीं करेगा। ठीक है, यहां तो स्टैटिक में रजिस्ट कर रहा है ना, स्टैटिक कंडीशन उसने रजिस्ट कर दिया शेयर फोर्स को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। यहां नहीं है कोई इक्विलिब्रियम, ये तो डायनामिक कंडीशन में, ये तो फ्लो करता ही चले जा रहा है। सो हमें बात यहां समझ में है कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज देयर इज अ शेयर फोर्स। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, as long as the shear force, as long as the shear force is applied, no matter how small it may be, no matter how small it may be, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का करेक्ट है, एज लॉन्ग एज द शेयर फोर्स इज अप्लाइड नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। रेजिस्टेंस है बट नॉट इन स्टैटिक कंडीशन, रेजिस्टेंस विल रिमेन इन द डायनामिक कंडीशन। फ्लो भी हो रहा है और साथ साथ रजिस्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ स्टूडेंट्स ने शायद पढ़ लिया हो, है ना? तो आपको एक चीज पता है, देखो ये पॉइंट आपको समझ में आया ना, तो ये चीज आप देखोगे। सेकंड पॉइंट, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू फाई, शेयर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, शेयर स्ट्रेन बोलूं या एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? यहाँ पे कौन सा लॉ है? ये क्या नाम है इस लॉ का? ओम्स लॉ। हुक्स लॉ। हाँ, यस एग्जैक्टली, हुक्स लॉ। अब यहाँ पे भी क्या यही अप्लाई होगा क्या? फ्लूइड के केस में भी हम बोल सकते हैं कि यही अप्लाइड होगा? नो सर। देखो, यस एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फाई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे कभी फाई को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि फाई की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है उसकी वैल्यू का क्या करोगे आप? हाँ, चेंज किस रेट से हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जो डिफॉर्मेशन आए ना, शेयर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू से नहीं, उसके रेट ऑफ चेंज से इंपॉर्टेंट है। उसका रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है कि किस रेट से वो चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे, हमें जो मतलब है हुक्स लॉ हो गया ना ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लाइन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, दिस पार्ट। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपके डी फाई बाई डी टी, कि भाई टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज किस तरीके से हो रहा है, उसके रेट ऑफ चेंज से मतलब है, उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है। अरे जो चीज चेंज हो रही है उसके मतलब, उससे मतलब नहीं है, वैल्यू से, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है ये मतलब है। तो इसको मैं इस तरीके से, बेटर तरीके से ऐसा लिख सकता हूं कि भाई शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू फाई डॉट, डॉट है बेसिकली, डॉट का मतलब रेट से होता है,
और ये फाई डॉट क्या है बेसिकली, इसको मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ shear strain, रेट ऑफ shear strain। बात समझ में आई? और यहां पे जो ये लॉ है, ये लॉ कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको अभी हम जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे आगे डिटेल में समझेंगे, बट सिंपली आपको यहां पे समझ में आना चाहिए क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो लॉ है बेसिकली, इसको हमने क्या बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो वही चीजें आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी कि हाँ यार सॉलिड में ऐसा कुछ था, लिक्विड में कुछ अलग है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। सॉलिड्स में हम शेयर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, सिंपल शेयर स्ट्रेन की, और यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की। ठीक है, फाई डॉट ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात हमें यहां पे समझ में आती है कि यार सॉलिड्स क्या है, स्टैटिक कंडीशन में रजिस्ट कर सकते हैं शेयर फोर्स को, बट लिक्विड कभी भी स्टैटिक कंडीशन में रजिस्ट नहीं कर सकता है। हाँ रजिस्ट करेगा बट इन डायनामिक कंडीशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है, तो इसको नोट करो फटाफट, फिर देन इसमें एक दो पॉइंट और लिखने हमें सॉलिड एंड लिक्विड में। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन है जिससे आपको पता चल रहा है लिक्विड एंड फ्लूइड एंड सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग जो शेयर डिफॉर्मेशन है, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो चाहो तो एक ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट कि भाई यहां पे क्या है, सॉलिड के केस में ये है डेफिनेट, इसका वैल्यू क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है। इसका एक डेफिनेट वैल्यू है, बट यहां पे फाई का वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, वही चीज बेसिकली। तो शेयर डिफॉर्मेशन या शेयर स्ट्रेन लिख लो। डन, पहले बताओ लिख लिया यहां तक सबने? लिख लिया तो फटाफट बताओ। डन 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 डन, यस, ओके ओके। एक लास्ट पॉइंट यहां पे लिख लेना सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में एक लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे करके लिख लेना। थर्ड पॉइंट लिखना, सॉलिड कैन रजिस्ट। ठीक है, सॉलिड के केस में थर्ड पॉइंट लिख लेना, सॉलिड कैन रजिस्ट द शेयर फोर्स, सॉलिड कैन रजिस्ट द शेयर फोर्स इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, सॉलिड में क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट, सॉलिड कैन रजिस्ट द शेयर फोर्स इन स्टैटिक कंडीशन, करेक्ट। देन लिक्विड में लिखना पॉइंट, सॉरी लिक्विड नहीं, फ्लूइड में, फ्लूइड में लिखना पॉइंट, फ्लूइड कैन रजिस्ट द शेयर फोर्स, फ्लूइड कैन रजिस्ट द शेयर फोर्स only in dynamic condition, only in dynamic condition, that is आगे लिखना, that is it will resist, that is it will resist the shear force, it will resist the shear force while deforming, it will resist the shear force while deforming। ठीक है, करेक्ट। आकाश क्या पूछ रहा आप, what if the solid crosses the elastic limit and deform plastically, will it become no, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ फिर वो रुका ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने फ्लूइड फोर्स लगाया हुआ फ्लो कर रहा हो, डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, रुकेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बहता चले जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करता है पॉइंट दोनों सॉलिड एंड फ्लूइड्स में। डेफिनेटली इलास्टिक के बाद प्लास्टिक लिमिट आएगी, मटेरियल क्या करेगा, फ्लो करेगा, बट फ्लो करने के बाद रुकेगा। तो फ्लूइड के साथ वो कहानी नहीं है कि भाई रुक जाएगा, फ्लो करा थोड़ा सा रुक गया। फ्लूइड कभी नहीं रुकेगा जब तक शेयर फोर्स नहीं हटाओगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आकाश? है ना? तो वो चीज है, सॉलिड तो रुकेगा ही रुकेगा, ये कंफर्म है। हाँ, फोर्स लगाया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, आप बोल सकते हो प्लास्टिक फ्लो, वो चीज आप बोल रहे हो, बट वो रुकेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने फोर्स लगाया वो फ्लो करता चला जा रहा है, नहीं। बट फ्लूइड के साथ है वो चीज कि फ्लूइड फ्लो करता ही चले जाएगा एज लॉन्ग एज व्हेन देयर इज अ शेयर फोर्स, नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी। ये चीज याद होनी चाहिए आपको, उससे मैटर नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट एक नोट कर लेना, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, फ्लूइड कैन रेजिस्ट, सॉरी सॉलिड, फ्लूइड नहीं सॉलिड लिखना। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट कंटिन्यू करके लिखना, सॉलिड कैन रेजिस्ट, सॉलिड कैन रेजिस्ट टेंसाइल कॉमा कंप्रेसिव, solid can resist tensile comma compressive comma and shear force comma नहीं and shear force under static condition, under static condition, under static condition solid can resist tensile comma compressive comma shear force under static condition। ठीक है, देन फ्लूइड के केस में लिखना एक पॉइंट, फ्लूइड के केस में लिखना fluids have negligible resistance, fluid have negligible resistance for the tensile load, fluid have negligible resistance for tensile load, tensile load, but fluid can resist, but fluid can resist, fluid can resist the compressive forces, fluid can resist the compressive forces under static condition, but fluid can resist compressive forces under static condition and ठीक है इसी आगे लिख लेना, and it can resist the shear force, and it can resist the shear force in dynamic condition। ठीक है, जो मतलब हमने प्रीवियसली लिखा ही है, and it can resist the shear force in dynamic condition। static condition में किसको वो अपोज कर सकता है, किसको रेजिस्ट, कंप्रेसिव फोर्सेस को। टेंसाइल फोर्सेस के लिए उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, या आप जीरो भी बोल सकते हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है फॉर द टेंसाइल फोर्सेस। कंप्रेसिव, हाँ कंप्रेसिव फोर्सेस को वो रेजिस्ट करेगा, शेयर फोर्सेस को कभी भी स्टैटिक कंडीशन में रेजिस्ट नहीं करेगा। डायनामिक कंडीशन में मतलब खुद डिफॉर्म भी हो रहा है और साथ साथ अपोज भी कर रहा है, रेजिस्ट भी कर रहा है, और वही रेजिस्टेंस बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे कि वो विस्कोसिटी है। ठीक है, वही चीज हमारा बेसिकली विस्कोसिटी है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना, क्लियर हुई होंगी। लास्ट में एक डेफिनेशन लिख लेना बस फ्लूइड का, लास्ट में एक डेफिनेशन लिखना। ठीक है, लास्ट में डेफिनेशन लिख लो एक फ्लूइड का। फ्लूइड इज अ, ऐसे लिखना, इट इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड का एक डेफिनेशन लिखना। ठीक है, फ्लूइड हेडिंग डाल के फाइनली एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सब जो हमने डिफरेंस देखा है उसके बाद फ्लूइड हेडिंग डालो, एक डेफिनेशन लिखो। इसमें लिखना, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deforms continuously, which deforms continuously under the action of shear force oblique tangential force भी आप लिख सकते हो। ठीक है, fluid it is a substance which deforms continuously under the action of shear force oblique tangential force, full stop। ठीक है, आगे लिखना इसी में, this continuous deformation, this continuous deformation, this continuous deformation
लिखना आगे कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फाइनली हमारा फ्लूइड का जो मीनिंग है वो हमें समझ में आ चुका है कि यार कैसे फ्लूइड सॉलिड से डिफरेंट है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे जो हम डिस्कशन करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ऑल द प्रॉपर्टीज। और हर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और हर प्रॉपर्टी अगर मैं बात बोलूं 2-3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। मतलब आपको वो 2-3 पैरामीटर्स पता है तो आप इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट है फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, एंड थर्ड वन इज एडेशन। ये 3 फिनोमेना आपको अच्छे से पता है तो पूरा का पूरा चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, और द कैपिलरिटी इफेक्ट, ये सब इन्हीं 3 फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी बेसिक डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे वही 5:30 से। ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन हमारा 1:30 से 2 आवर्स के बीच में रहेगा। आज हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बट कल से हम ऐसा करेंगे 1.5 आवर्स 2 आवर्स के बीच में हम खत्म करेंगे लेक्चर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर कितना टाइम लगेगा पूरा एफएम खत्म होने में? देखो एफएम पूरा खत्म होने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब 25 या 30 डेज के आसपास। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि देखो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और साथ साथ उतना हमें प्रैक्टिस भी करना है। सिंपली चीजों का डिस्कशन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम मैक्सिमम क्लास में ही करेंगे। ठीक है, आपको अपने एंड से करना है, वो आपको असाइनमेंट्स और टेस्ट तो मिलेंगे, बट क्लास में भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगेगा। हेलो 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 हाँ, हेलो हेलो के बाद भी आगे बोलो। सर, तो वैसे 3 घंटे का लेक्चर होता है। हाँ देखो संदीप, एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टूडेंट कैसा हो सकता है कि मल्टीपल क्लासेस, अभी स्टार्टिंग में ड्यूरेशन 2 आवर का कर रख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हम आगे 3 आवर का भी रखें, बट Okay, स्टार्टिंग में कुछ 1 वीक के लिए हम ऐसा रख रहे हैं, 2 वीक, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी हम 3 वीक का भी वो 3 घंटे का भी रखें, उसमें कोई इशू नहीं। ओके सर, ओके। तभी पूछ रहा था मैं कि वो नेट हाँ बोलो बोलो। सर वो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से बीच में कहीं कहीं पे लैग हो गया था, तो वो आपने रिकॉर्ड किया है ना? अरे लेक्चर्स आपका ऐप में अपलोड होगा, लेक्चर्स का टेंशन मत लो। अगर आपका बीच में कई बार नेटवर्क इशू होता है, लेक्चर तो ऐप में अपलोड होगा, आप दोबारा देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे किसी भी रिगार्डिंग एनीथिंग, तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, डन। 3 घंटे का हम पॉसिबिलिटी है, चांसेस हम धीरे धीरे इसको इंक्रीज करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, बट धीरे धीरे इसको हम 3 घंटे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो ऑब्वियसली बात है 3 घंटे करेंगे तो हमारा टाइम जल्दी भी, कोर्स जल्दी भी खत्म होगा ये फ्लूइड मैकेनिक्स का। सर 2 घंटे की क्लास करके 30 दिन में तो नहीं हो पाएगा ना खत्म? हाँ सर अगर 2 घंटे की क्लास करेंगे तो 30 दिन में तो नहीं हो पाएगा खत्म? 2 घंटे की क्लास करें तो नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है वो। अरे मैं 3 घंटे, जब मैं 30 दिन बोल रहा हूँ तो इट मीन 30 दिन में होगा वो चीज। अभी इनिशियली 2 घंटे की, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। स्टार्टिंग में आप एकदम से 3 घंटे क्लास करोगे तो हो सकता है दिक्कत हो सकती है आपको ना, बाकी स्टूडेंट्स को हो सकता है। इनिशियली स्टार्टिंग में हम वही रख रहे हैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में, धीरे धीरे फिर हम टाइम को इंक्रीज कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। कर लेंगे 3 to 4 आवर्स अगर आप पढ़ाओगे तो धीरे बाद में। हाँ जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ बोलो बोलो। 3 to 4 आवर्स की क्लास भी लोगे, धीरे धीरे आप बढ़ाने के लिए कह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये कि 5:30 की जगह थोड़ा और ऊपर का टाइम हो पाएगा तब। 5:30 के बाद मतलब आपको ड्यूरेशन बढ़ाना है कि कम करने, क्या बोल रहा हूँ? बढ़ाना है सर। अच्छा, बढ़ाना है। हाँ नहीं देखो, कोई इशू नहीं है, आप अगर सब रेडी हो तो हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। इनिशियली हमने अभी 2 आवर का या 1.5 का इसलिए रखा, ये पहली क्लास थी जस्ट। हाँ सर, अगर रेडी है।
हाँ वही चीज, अगर आप सब रेडी हो तो देन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो 3 घंटे के 3 घंटे से आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड। हेलो सर। सर क्लास 5 बजे से हो सकती है सर, क्योंकि सर फिर 5 बजे से ठीक 5 रहेगा। बजे से यार एक बार ना डिस्कस करना पड़ेगा सर से, क्योंकि एक्चुअली और भी क्लासेस पैरेलल में रनिंग है, तो शायद क्लैश ना हो इस वजह से। ठीक है सर। ठीक है। बाकी आकाश कुमार क्या बोल रहे हो? चोरी चोरी से ऑफलाइन कर लो। अरे पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली ऑफलाइन बहुत जल्द स्टार्ट होगा, देखते हैं। बट जब तक नहीं है तब तक हमें देखो टाइम का यूटिलाइज करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन करो, टाइम बच रहा है आपका भी जो आने जाने में, उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करो। और याद रखना स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर हमें असाइनमेंट्स इन टेस्ट को पैरेलल ही देते जाना है। असाइनमेंट आपका भले ही पहले अपलोड हो जाएगा, टेस्ट आपका जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब अपलोड होगा। असाइनमेंट पहले भी अपलोड हो जाएगा, तो असाइनमेंट को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। और क्या पूछ रहे हो? रेडी है सर? ठीक है, क्लास जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले थर्मोडायनेमिक्स सत्यार्थ सरावत, थर्मोडायनेमिक्स कर सकते थे, बट एक्चुअली एक कॉमन सब्जेक्ट लेकर चलना था हमें, मैकेनिकल एंड फ्लूइड का, तो उस वजह से हमने फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, मैकेनिकल और सिविल वालों का, सॉरी। तो इस वजह से हमने वो स्टार्ट करा। बाकी कोई भी चीज में डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, चाहे सर से कांटेक्ट करो, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। बाकी कल एग्जैक्ट 5:30 पे स्टार्ट होगी क्लास, तो सब पहले ही ज्वाइन कर लिया करो, एटलीस्ट 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं, देन कल 5:30 से एक बार डिस्कशन कर लेना कि आप लोग सब रेडी हो, तो इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट इनिशियली 1 वीक या 3-4 दिन तो हम 2 घंटे ही रखेंगे, उसके बाद 3 घंटे हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक 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 है, चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय।